एक लड़के के अपने ही गांव की एक लड़की से अवैध संबंध होते हैं और इस बात को लेकर परिवार के लोग परेशान रहते थे। उन्होंने सोचा कि इसकी शादी बेहद खूबसूरत लड़की से अगर कर दी जाए तो शायद उस लड़की का ये पीछा छोड़ देगा। परिवार वाले एक बेहद खूबसूरत लड़की की तलाश में जुट जाते हैं और जनवरी 2024 में उस लड़के की एक खूबसूरत लड़की से शादी हो जाती है। परिवार वालों को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है। अब लड़के का जो पीछा करते हैं तो पता चलता है कि शादी के बाद भी उसके लड़की से अवैध संबंध बरकरार हैं। अब घर वालों ने उस बहू से ये बात बताने की कोशिश की कि हमारे बेटे के एक लड़की से अवैध संबंध चल रहे हैं, तो पता चलता है कि बहू जो आती है उसके भी एक और लड़के से अवैध संबंध थे और ये बात पति और पत्नी अच्छी तरह जानते थे। और इस बात को देखते हुए यहीं से एक नहीं बल्कि दो कत्ल की ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कत्ल की ये वजह हो सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है करौली और करौली जिले का ही एक थाना लगता है मासलपुर। मासलपुर की ये सच्ची घटना है। बात कर रहा हूं 30 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास का वाकया है। मसलापुर गड़ी बाजना एक रोड पड़ता है, वहां पर भोजपुर से लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर के दूर जंगल में एक सेंट्रो कार खड़ी हुई थी। सेंट्रो कार का नंबर RJ14 5C8446। जब लोग अपने अपने काम से निकल रहे थे तब सड़क के किनारे एक जब कार देखते हैं सेंट्रो, उस कार के अंदर जब झांकने की कोशिश कर रहे थे तो ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ एक लड़का होता है जिसकी हत्या कर दी जाती है। साथ ही पीछे वाली जो बैक सीट होती है उस बैक सीट पर एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल जाती है और आसपास के लोग इस घटना स्थल पर आ जाते हैं। साथ ही मासलपुर पुलिस स्टेशन को एक खबर दी जाती है कि कार के अंदर 2 हत्याएं कर दी गई हैं। अब मासलपुर पुलिस स्टेशन हो या फिर आसपास की जनपद की पुलिस हो, सब मौके पर पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े अधिकारी पहुंच जाते हैं जानने के लिए कि आखिरकार कत्ल किसका हुआ है, क्यों हुआ है और इसके पीछे की वजह क्या है। जब ये इन वजह को तलाश करने की कोशिश की जा रही थी तभी पुलिस को कोई इनके मरने वालों के लड़का और लड़की कौन है, कहां से हैं, इनके बारे में कोई शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। तभी पुलिस को डैशबोर्ड में RC मिलती है, साथ ही गाड़ी का बीमा मिलता है और गाड़ी का बीमा और RC के हिसाब से पता चलता है कि ये दोनों हैं वो पति और पत्नी हैं। इसमें जो पति है उसका नाम विकास होता है और पत्नी का नाम दीक्षा होता है। दीक्षा और उसकी जो पति होता है विकास, इनके बारे में ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये पता चलता है कि ये कार मांग कर लेके आए थे और दवा लेने के लिए आए थे, साथ ही एक मंदिर पर दर्शन करने के लिए आए थे, क्योंकि ये मंदिर पर दर्शन करके जब वापस जा रहे थे तो इनकी कार में प्रसाद रखा हुआ था। इसके बाद उनके घर वालों को सूचना दी जाती है। घर वाले रह रहे थे उत्तर प्रदेश के जिला आगरा का एक थाना लगता है अछनेरा और अछनेरा का ही गांव लगता है सांथा। सांथा में जब सूचना दी जाती है जितेंद्र सिंह को, जितेंद्र सिंह मौके पर आते हैं। मौके पर आने के बाद पुलिस को सूचना देते हैं और उसके बाद FIR दर्ज की जाती है। पुलिस ने दोनों ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि लड़के को 2 गोलियां मारी जाती हैं और लड़की को 1 गोली मारी जाती है। आखिरकार गोली मारने वाले कौन थे, कौन नहीं थे, पुलिस इसी मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। साथ ही पुलिस ने जब कार के अंदर जो प्रसाद रखा हुआ था उसे पता चलता है कि कैला देवी मंदिर पर ये दर्शन करने के लिए गए थे और उनके पास जो मोबाइल होते हैं, मोबाइल में जो WhatsApp से इन्होंने फोटो का आदान प्रदान किया था, तो वहां से भी पता चलता है कि कैला देवी में दर्शन करने के लिए गए हुए थे। अब घटना स्थल से लेके उस जगह तक यानी कि कैला देवी तक लगभग 300 CCTV कैमरे होते हैं, उनको खंगाला जाता है। ये जानने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार ये कहां से गुजरे थे, किस किस रास्ते से कौन कौन से टोल इन्होंने पार किए थे। अब यहां से जब ये पता चलता है कि 300 कैमरे देखने के बाद तो कैला देवी मंदिर में जब ये दर्शन कर रहे थे तो एक तीसरा शख्स भी इन्हें दिखाई देता है। तीसरा शख्स जब उसके बारे में उसका फोटो निकलवाया जाता है, पता चलता है कि ये शख्स रहने वाला है ईट की गांव लगता है, थाना कोलारी और जिला धौलपुर राजस्थान का रहने वाला होता है। नाम इसका चमन खान होता है। चमन खान भी मंदिर में उनके साथ दर्शन कर रहा था, वो गाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहा था। जब परिवार के लोगों से पूछा जाता है कि ये चमन खान कौन है तो पता चलता है कि चमन खान राम वरण जो एक युवक होता है उसका ही नौकर होता है और राम वरण भी इसी गांव का, जिस गांव का ये लड़का होता है चमन खान, ईट की, थाना कोलारी, जिला धौलपुर राजस्थान का रहने वाला, ये दोनों एक ही गांव के होते हैं। अब राम वरण के बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि जो मरने वाला है विकास, उसका ये सगा मामा है राम वरण। राम वरण को पुलिस हिरासत में लेती है, साथ ही उस नौकर चमन को भी हिरासत में लेती है। जब नंबर सर्विलांस पे लगाया जाता है तो सर्विलांस पर ये चमन खान पकड़ा जाता है और पकड़ में आने के बाद इससे पूछताछ की जाती है। तो वो शुरुआत में इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ की तो चमन खान ने नाम लेता है रामवरण का। रामवरण भी पकड़ा जाता है और जब इनसे पूछताछ की जाती है तो ये नाम लेता है रामवरण अपनी सगी बहन का, जिसका नाम होता है ललिता उर्फ लालो। ललिता उर्फ लालो को 31 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उसे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तब चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल
करीब 10 महीने पहले जनवरी 2024 को विकास की दीक्षा के साथ शादी हो जाती है। और शादी इसलिए की गई थी क्योंकि विकास का गांव की ही एक लड़की के साथ अवैध संबंध होते हैं और मां को यह बात पता चल जाती है। ललिता ने अपने बेटे को कई बार समझाने की कोशिश की कि तुम इस तरह से जो हरकत करते हो इससे गांव में बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी और ये सब अच्छा नहीं है करना। तो तभी मां के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना बेहद खूबसूरत लड़की की तलाश की जाए। जब बहुत सुंदर बहू घर में आएगी तो बेटे का मन बहू में लगेगा, वो उस लड़की को पूरी तरह से भूल जाएगा। इसके लिए परिवार वाले मिलकर एक लड़की ढूंढते हैं जिसका नाम दीक्षा होता है और दीक्षा से बेटे यानी कि विकास की शादी कर दी जाती है। दोनों साथ साथ जरूर रहते हैं लेकिन दोनों के ही एक अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों से अवैध संबंध होते हैं। दीक्षा का भी अवैध संबंध होता है और बेटे विकास का भी अवैध संबंध होता है और दोनों इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे। मां ने जो सपना देखा था कि बेटा का मन बहू में लग जाएगा, लेकिन पता चलता है कि बहू तो ऑलरेडी पहले से ही अपने एक प्यार के साथ घर में प्रवेश कर चुकी है और ये बात मां को और ज्यादा परेशान करने लगती है। दोनों को मां बार बार समझाती थी लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं थे और मां ने उन दोनों को अपनी आंखों से कई बार अवैध संबंध बनाते हुए अलग अलग से लड़के से और लड़की से देख लिया था। मां के बार बार समझाने के बाद भी जब नहीं मान रहे थे तब मां ने अपने भाई यानी कि राम वरण से ये बात कही कि इन दोनों को खत्म करना होगा। अगर ये बात समाज में पता चलती है तो लोगों को बड़ी तकलीफ होगी कि इस तरह से इन दोनों के कारनामे हैं। तभी मां ने अपने भाई के साथ मिलकर ये प्लान बनाती है और वो कहती है कि क्यों ना इन्हें मारा जाए। और मारने के लिए इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना इन्हें डुबोकर कहीं नदी में किसी तालाब में डुबोकर मार देते हैं। जब ये मर जाएंगे तो किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा। साथ ही वो प्लान करते हैं कि एक काम करते हैं, इनका एक्सीडेंट कराते हैं और एक्सीडेंट कराने के बाद इनको मार देते हैं। ये एक्सीडेंट का प्लान भी इनका फेल हो जाता है, साथ ही इनका प्लान पानी में डुबोकर भी फेल हो जाता है। अब इसी बीच में जो मामा एक गाड़ी लेता है सेंट्रो, और सेंट्रो गाड़ी लेने का उसका एक मकसद था कि इसे कार चलाना सिखाएंगे, इसका रोड पर एक्सीडेंट करेंगे। कुछ इस तरह से प्लानिंग चल रही थी और इसी हिसाब से देखते हुए जब घटना से लगभग 5 या 6 दिन पहले जो इनका नौकर होता है चमन खान को आगरा के उस अछनेरा गांव के सांथा में भेजा जाता है और वहां भेजने के बाद वो कई दिन तक रहता है और 29 अक्टूबर 2024 को ये दवाई लेने के लिए निकलते हैं। साथ ही कहते हैं कि हम कैला देवी दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। चमन खान साथ जाता है, दर्शन कराता है। उसके बाद इनकी प्लानिंग थी कि जितनी देर हो सकेगी वहां से देर से वापस लौट कर आएंगे। और जब ये मासलपुर थाना से वापस आ रहे थे तो गांव रास्ते में पड़ता है भोजपुर से लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ी को रोक लिया जाता है और इसी बीच में इसको खुद चमन गाड़ी से उतरता है और कहता है कि तुम खुद गाड़ी ड्राइव करो। वो खुद कंडक्टर की सीट पे बैठ जाता है और अपने इस मालिक के जो भांजा होता है विकास, उसको ड्राइवर की सीट पे बिठा देता है। ये प्लान करते हैं कि इसको गोली मार दी जाए, लेकिन वो गोली मार नहीं पाता। इसलिए मामा पहले से ही मौके पर मौजूद होता है क्योंकि उसको लोकेशन वगैरह सब कुछ दे दी जाती है। मामा जब मौके पर होता है तब मिलकर ही गोली मारते हैं। 2 गोली भांजे यानी कि विकास को मारी जाती है, 1 गोली उस लड़की को मारी जाती है और गोली मारकर यहाँ से आराम से भाग जाते हैं, ये सोचकर कि कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस ने इस घटनाक्रम को महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया। न केवल घटनाक्रम का खुलासा किया बल्कि इस बात का भी खुलासा किया कि आखिरकार हत्याकांड की वजह क्या है, क्योंकि मां ललिता उर्फ लालो ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि उसने अपने बेटे की हत्या सिर्फ इसलिए कराई क्योंकि उसके बेटे का गांव की एक लड़की से अवैध संबंध होते हैं और वो जानबूझकर एक अच्छी खूबसूरत लड़की के लेके आती है ताकि उसका बेटा बहू में उसका ध्यान लगा रहे। लेकिन बहू का भी एक लड़के से अवैध संबंध होते हैं और वो दोनों इस बात को जानते थे और अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने पुराने प्यार के चक्कर में आकर वो अवैध संबंधों में स्थापित रहते हैं। और मां को यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मां ने ही अपने बेटे का अपने भाई के साथ मिलकर, उसके नौकर के साथ मिलकर कत्ल करवा दिया। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया, इन तीनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इन तीनों को जेल भेज दिया। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है न केवल राजस्थान में बल्कि उत्तर प्रदेश के आगरा में भी सनसनी फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ललिता नाम की एक महिला आखिरकार अपने बेटे की हत्या कैसे करा सकती है। एक तरफ अपने बेटे की हत्या हो जाती है जौनपुर में और पूरे विदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में हंगामा मच जाता है। एक तरफ मां अपने बेटे की हत्या कर देती है तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये रिश्ते किस ओर जा रहे हैं, आखिरकार लोग कहां क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते मेरठ के रहने वाले अंशु सोम हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है जिसमें मानसी यादव हैं, जौनपुर से रेणु कुमारी हैं, पटना से शिवाली ठाकुर, बहराइच से अंकित कुमार, आजमगढ़ से गोविंद कुमार, निर्मा गुज्जर, दिल्ली से आजाद मलिक, जौनपुर से सूरज बंटी, मेवात से मोहम्मद रिजवान, राहुल यादव, कतर से सतीश नागर, अफजल सैफी, मोहम्मद सैफ अली, हसन खान मथुरा से, राजू सिंह राजपूत गोंडा से, सूर्य चरण सिंह, सुमित परमार अलवर से, नीरज सिंह, सोहेल अहमद उत्तर प्रदेश से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।